एसपी क्लासेस शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये जो कि अभी 2021 से 2022 का सिलेबस है उसके बेसिस पे पढ़ा जाएगा और ये आपके फर्स्ट टर्म का चैप्टर है, इसलिए इस फर्स्ट टर्म में इसमें जैसे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम चैप्टर के बारे में थोड़ा देख रहे हैं कि चैप्टर में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो हुआ क्या कि जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक फेमस भाषण दिया था जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और हिंदी में उसको कहते हैं भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, तो इस नाम से उन्होंने भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और ये 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को दिया गया था। अब ये जो भाषण दिया गया था ये संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको दिया गया था और इस भाषण में ये बताया गया कि भाई कैसे स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल से मिली है और कैसे इतने कष्ट हो गए उससे, तो अब आगे जो भी होगा हमें देश के बारे में सोचना है। और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा शपथ ग्रहण करवाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस भाषण में थी। अब देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या थी। वैसे तो बहुत सारी चुनौतियाँ थी, परंतु ये आपकी 3 जो हैं आपके NCERT बुक में 3 मुख्य चुनौतियाँ दी गई हैं। पहला क्या है, देश को एक सूत्र में बांधना। हुआ क्या कि आप सभी जानते हैं कि भाई जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत का बंटवारा हो चुका था, लोगों का एक दूसरे से भरोसा उठ चुका था, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था, तो धर्म के नाम पर ही मारकाट चल रहा था। तो इस तरह से जब लोगों का एक दूसरे से भरोसा उठ गया तो ये देखा गया कि किस तरह से अब देश को एक सूत्र में सूत्र में बांधा जाए, किस तरह से पहले की तरह ही इस तरह से बनाया जाए जिससे लोगों का एक दूसरे पर भरोसा फिर से कायम हो जाए। तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि भाई देश को एक सूत्र में बांधना। दूसरा क्या है भाई, लोकतंत्र स्थापित करना। भाई स्वतंत्रता से पहले ही ये बात हो चुकी थी कि जब भारत आज़ाद होगा तो यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित की जाएगी। तो क्या हुआ कि भाई लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि इससे पहले कभी भी जो भारत के नागरिक थे उन्होंने कभी भी वोट नहीं दिया किसी को, क्या नाम है, उन्हें पता नहीं था इलेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक वोटर लिस्ट तैयार करनी थी, उसमें नाम देना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक समस्या की तरह थी कि भाई किस तरह से हम लोकतंत्र को, क्योंकि अगर लोकतंत्र स्थापित करना है तो वोटर लिस्ट वगैरह तैयार करना है, लोगों से वोटिंग करवानी है, एक जनमत तैयार करना है। ठीक है, तो लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को प्रोसेस में लाया गया और हमारा जो पहला इलेक्शन जो हुआ वो बहुत सफलतापूर्वक करवाया गया। तो लेकिन फिर भी उससे पहले, इलेक्शन से पहले एक चुनौती के रूप में था कि भाई लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाए। फिर तीसरा जो है सभी का समान रूप से विकास करना, क्योंकि यहाँ पर उससे पहले ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने भारत को काफ़ी ज़्यादा लूट लिया था। ठीक है, तो सभी का, और क्योंकि उससे पहले अगर हम ब्रिटिशर से पहले की बात करें तो छुआछूत, जात पात बहुत ज़्यादा विद्यमान था, अमीर गरीब की बहुत ज़्यादा खाई विद्यमान थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि भाई किसी भी तरह से जो भी विकास किया जाए वो समान रूप से विकास किया जाए। ठीक है, तो सभी का समान रूप से विकास करना भी भारत के सामने एक चुनौती थी कि भारत को किस तरह से डेवलप किया जाए। इस डेवलपमेंट के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू थे। ठीक है, अलग अलग व्यू मीन्स कि कुछ लोग चाहते थे कि भाई यहाँ समाजवाद स्थापित किया जाए, कुछ लोग चाहते थे यहाँ पर पूंजीवादी स्थापित किया जाए। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि भाई ये एक चुनौती के रूप में सामने आया भारत के। ठीक है, तो ये भारत के सामने मुख्य 3 चुनौतियाँ थी। अब देखिए द्वि राष्ट्र का सिद्धांत। अब ये द्वि राष्ट्र का सिद्धांत क्या है, तो जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने द्वि राष्ट्र का सिद्धांत रखा था। उनका मानना था कि भारत जो है 2 कौमों का देश है, 2 कौमों का देश है, और इसलिए उन्होंने क्या करा, पाकिस्तान की डिमांड की कि भाई यहाँ पर 2 कौम रहते हैं, तो एक तरह से द्वि राष्ट्र का सिद्धांत रखा कि भाई पाकिस्तान की मांग की। और कांग्रेस ने द्वि राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध किया था, परंतु मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस से सहमत नहीं था और इस तरह से पाकिस्तान की वो डिमांड कर रहे थे और बाद में पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। अब देखिए विभाजन की प्रक्रिया क्या रही। तो देखिए इंडिया के नाम से जाने वाला देश भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। ठीक है, विभाजन का जो आधार था वो धार्मिक बहुसंख्यक, मतलब कि जहाँ पर
मुस्लिम बहुसंख्यक में विद्यमान है वो एरिया मुस्लिम को दे दिया जाएगा। लेकिन ये भी एक समस्या के रूप में सामने आई। ठीक है, वो कैसे आई जरा आगे देखते हैं। विभाजन प्रक्रिया में होने वाली समस्या। देखिए, ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं था, तो पहले ये डिसाइड हो गया था कि भाई मुस्लिम बहुसंख्यक जहाँ पर होंगे वहाँ पर उनको क्या कर दिया जाएगा, ये क्या नाम है, वो एरिया जो है, वो क्षेत्र जो है मुस्लिम को दे दिया जाएगा। परंतु जब पूरे भारत को देखा गया तो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र को ही था ही नहीं। ठीक है, तो अब कौन सा क्षेत्र दिया जाए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, अब दो इलाके थे बड़ी मुश्किल से, जहां पर इनकी आबादी ज़्यादा थी परंतु बहुसंख्यक में थे। ठीक है, कह सकते हो कि आबादी ज़्यादा थी मुस्लिम की वहाँ पर बहुसंख्यक में नहीं थे। तो दो क्षेत्र मिले, एक, और इसमें भी एक समस्या हो गई कि एक पूर्वी क्षेत्र मिला तो एक पश्चिमी क्षेत्र मिला। वहीं पे एक नेता थे खान अब्दुल गफ्फार, वह द्विराष्ट्र के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे। खान अब्दुल गफ्फार जो हैं वो गांधीवादी विचारधारा पे चलते थे, तो वो द्विराष्ट्र के बिल्कुल खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि जो भारत है उसका बंटवारा हो, परंतु क्या नाम है, ऐसा हो नहीं पाया। और अब क्या हुआ, आज़ादी के अगले दिन तक लोगों को यह ज्ञात नहीं था कि वह पाकिस्तान में है या भारत में। एकदम से ही बंटवारा हो गया तो लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो पाकिस्तान में है या भारत में है। ठीक है, तो इस तरह से दो जगह मिले, एक तो क्या नाम है, पूर्व में मिला, एक पश्चिम में मिला। ठीक है, पश्चिम में जो अभी पाकिस्तान है और पूर्व में जो है बंगाल से जुड़ा हुआ था, जो आज के टाइम में बांग्लादेश है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही क्षेत्र जो हैं क्या नाम है, मुस्लिम को दिया गया। ठीक है, उसके अलावा क्या है, अल्पसंख्यकों की समस्या। अब ये अल्पसंख्यकों की समस्या आगे सामने कि भाई क्या नाम है, जो अल्पसंख्यक हैं उनको जहाँ पर बहुसंख्यक थे वो मार काट रहे थे। यहाँ तक कि उनकी जो वहाँ पर फीमेल थी, स्त्रियाँ थी, ठीक है, उनके साथ रेप तक हो रहा था, मारा काटा जा रहा था, धर्म परिवर्तन हो रहा था। जहाँ पर जो बहुसंख्यक थे उन्होंने अपना दबदबा बना रखा था। ठीक है, तो इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से, जैसे मान लीजिए जब बात की जाए पंजाब के क्षेत्र की बात की जाए तो पंजाब के क्षेत्र के उस तरफ सबसे ज़्यादा मारकाट हुआ। इधर बात की जाए पूर्व की बात की जाए तो वहाँ सबसे ज़्यादा मारकाट हुआ। तो जहाँ पर बहुसंख्यक, जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक थे तो उन्होंने मुसलमानों को मारा काटा, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे उन्होंने क्या नाम है, हिंदुओं को मारा काटा। तो एक तरह से अल्पसंख्यकों की अलग से समस्या थी। अब देखिए विभाजन का परिणाम क्या निकला। ठीक है, धर्म के नाम पे हत्या हुई, हम बात कर चुके हैं। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़ा बन गए थे। ठीक है, एक तरह से सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ाई हो रही थी और लगभग 80 लाख लोग जो थे उन सबको अपना घर छोड़ना पड़ा। औरतों को अगवा कर लिया गया, इतने सारे लोग थे जिनको धर्म परिवर्तन कर लिया गया, बच्चे जो थे उन अपने माँ बाप से बिछड़ गए। ठीक है, और भारत में 12% जो है मुस्लिम रह गए। तो मतलब 12% मुस्लिम जो है पाकिस्तान बंटने के बाद भी यहाँ पर रह गए। तो इस तरह से ये इसका परिणाम निकला कि भाई कितना ज़्यादा मारकाट रहा, क्या रहा, ये सारी चीज़ें इसमें मुस्लिम में देखा गया। ठीक है, विभाजन में देखा गया कि विभाजन का परिणाम जो है बहुत ज़्यादा दुखदायी रहा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। अब देखिए आपके सिलेबस में दे रखा है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो राज्यों को एकीकरण करा, जो देश को जोड़ा, उनका क्या योगदान रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का राज्यों का एकीकरण। देखिए सबसे पहले बात करें रजवाड़ों का बिल है। तो देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम देश में लगभग 516 रजवाड़े थे। ठीक है, और उसमें कुछ बड़े रजवाड़े थे उसमें और बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े थे। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया जो है दो हिस्सों में बटा हुआ था, दो हिस्सों में, जिसमें डायरेक्ट उनका कब्जा था। एक तो ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कब्जा था, दूसरा ये था कि उन्होंने क्या करा कि भाई कुछ रजवाड़े छोड़ दिए। ठीक है, जो रजवाड़े थे उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनकी कह सकते हो गुलामी एक तरह से स्वीकार कर ली थी, परंतु उन्होंने ये कहा कि भाई हमें राजा बने रहने दीजिए और जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। तो एक तरह से इस तरह से वो रजवाड़े थे। ठीक है, तो कुछ जगह तो उनकी डायरेक्ट कब्जा था जहाँ वो खुद डायरेक्टली रूल करते थे, दूसरी जगह कुछ राजाओं के माध्यम से वो रूल किया करते थे, उनको रजवाड़ा कहा गया। ठीक है, अब रजवाड़ों को विलय करने की एक समस्या सामने आ गई। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए ब्रिटिश राज्य ने क्या घोषणा की जिसके कारण रजवाड़े आजाद रह सकते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि भाई रजवाड़े जो हैं आजाद रह सकते हैं। दूसरी बात भारत में मिल सकते हैं।
ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई जिनकी इच्छा हो वो भारत में मिल सकते हैं। तीसरी बात, जिनकी इच्छा हो वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें जो है ब्रिटिश राज्य की घोषणा की गई। तो जिसके कारण ये हुआ कि भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे स्वतंत्र रहने का मौका मिलेगा, मुझे राजा बने रहने का मौका मिलेगा, तो मैं किसी दूसरे देश में, राज्य में क्यों जुड़ना चाहूँगा जहाँ पर ये होगा कि मुझे राजा के पद से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रहने के लिए घोषणा कर दी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम भारत में मिलना नहीं चाहते थे। तो एक समस्या आ गई सामने। ठीक है, अब देखिए रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 365 संख्या थी। अब जैसे ब्रिटिश इंडिया ने ये सारी चीज़ें कही दी थी, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये घोषणा करी दी थी, तो सबसे पहला रिजल्ट आता है जो त्रावणकोर के राजा होते हैं, उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया कि भाई हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम भारत में नहीं मिलना चाहेंगे। तो सबसे पहले, उसके बाद तो कई सारे उसमें क्या, जिसमें प्रमुख जो हैं उसमें देखिए हैदराबाद के राजा जो निजाम हैं, उन्होंने भी अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया कि हम भी भारत में नहीं मिलना चाहते हैं। और जो हैदराबाद था उसको सपोर्ट मिलता था पाकिस्तान का। ठीक, और निजाम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति था, तो उसने भी अपने आप को क्या नाम है आज़ाद घोषित कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि भाई हम भारत में नहीं मिलेंगे और हम अपनी जो राजगद्दी है उसको कायम रखेंगे। उसका देखिए उड़ीसा में 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे, वहीं सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे छोटे रजवाड़े थे। तो आप सब यही सोच सकते हो कि उस टाइम देश जो है कितने छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, इतने सारे रजवाड़े थे। ठीक है, इन सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया, जोड़ा। ठीक है, पूरे भारत का निर्माण किया, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके प्रति भारतीय सरकार का रुख क्या रहा। तो देशी प्रांतों के लोग स्पष्ट रूप से भारतीय संघ में जुड़ना चाहते थे। तो बहुत सारे जो रजवाड़े थे वो भारत में जुड़ना चाहते थे, और जो ब्रिटिश इंडिया ने जिस पे डायरेक्ट कब्जा कर रखा था वो तो भारत में था ही। उसका देखिए सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए तैयार था। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनके लिए वो स्वायत्तता देने के लिए तैयार था। मतलब कि अगर अपनी कुछ इच्छाएं चाहते हैं तो ठीक है, आप वो सरकार जो है कुछ उनकी मनमानी जो है मानने के लिए तैयार था कि अगर आप ऐसा रहना चाहते हैं ठीक है तो आप ऐसा रह लीजिए और क्या नाम है, लेकिन भारत में जुड़ जाइए। जैसे कश्मीर है जिसमें 370 की धारा लगी हुई थी, अब जो है सरकार ने हटा दी गई। तो ये एक तरह से स्वायत्तता थी। ठीक है, कि भाई कुछ स्वायत्तता होती है, कुछ उस राज्य के क्षेत्र की कुछ अपनी डिमांड होती है कि हम ऐसा रखेंगे, ठीक है, तभी हम आपके देश में जुड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए तैयार थी। फिर देखिए विभाजन की पृष्ठभूमि के विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल जोर पकड़ रही थी कि भाई अब सीमांकन कैसे किया जाए। ठीक है, जो विभाजन हो चुका था, इतने सारे टुकड़े टुकड़े में बढ़ चुका था, तो उसका सीमांकन कैसे किया जाए एक महत्वपूर्ण सवाल था। क्योंकि इससे क्या होता था कि अगर मान लो राज्यों को बांट दिया जाए या छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाए तो जो देश की अखंडता है वो खतरे में आते थे, देश टुकड़ों में बढ़ रहा था, तो भी एक समस्या आती थी। और अंत में क्या हुआ कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके रजवाड़ों को अपने देश में मिला लिया गया और 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए वो। ठीक है, कुछ रह गए थे जिनके बारे में हम अलग अलग से बात करेंगे जो बाद में शामिल हुए। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त 1947 तक बहुत सारे रजवाड़े जो है अपने देश में शामिल हो चुके थे। अब देखिए राज्यों का एकीकरण एवं सरदार पटेल, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए राज्य के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अतुलनीय है। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व ही बीपी मेनन के साथ मिलकर देशी राज्यों को मिला लिया था। ये हमने पहली बात कर रखी कि आज़ाद होने से पहले ही हम अपने देश में मिला चुके थे। ठीक है, और ये शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने मिलाया, समझा बुझा कर मिलाया। ठीक है, उसका इन्होंने एक सहमति पत्र बना रखा था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो सहमति पत्र बना रखा था कि जो रजवाड़े, जैसे एग्रीमेंट होता है कि जो रजवाड़े भारत में जुड़ना चाहते हैं वो उस सहमति पत्र पर क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, कि बाद में ये ना हो कि हमारी जबरदस्ती जोड़ लिया गया ये ऐसा वैसा। ठीक है, एक तरह से एग्रीमेंट की तरह था कि उस पर वो साइन कर देंगे कि हाँ हम अपनी मर्जी से इसमें जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। ठीक है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे देखे क्या है, जिन रजवाड़ों ने पाकिस्तान की सहायता लेकर मिलने से इनकार कर दिया, जैसे मैंने कहा था कि भाई हैदराबाद जो है निजाम जो है पाकिस्तान से, ठीक है, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा कि सेना भेजा और सेना भेज के, ठीक है, उसको
अपने कब्जे में लिया, ठीक, और देश में जोड़ा। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है अपने देश को इकट्ठा करने में, एकत्रित करने में, जोड़ने में। इतना बड़ा जो देश है अपना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही है, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। आप सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान राष्ट्र के एकीकरण में समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान रहा राष्ट्र निर्माण में, ठीक है। तो देखिए इन्होंने सोवियत संघ के विकास ढांचे को अपनाया, ठीक है। अब सोवियत संघ का विकास ढांचा क्या था, वो पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, 5 ईयर प्लान कि 5 साल तक किसी एक चीज को टारगेट करेंगे, कोई एक जो है एक प्लान बनाएंगे कि इसी चीज को हमें टारगेट करना है और उसको अचीव करना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये एक सोवियत संघ जो है पहले से ही इस चीज़ को अपना रहा था, तो इसलिए सोवियत संघ का ढांचा कहा जाता है कि भाई पंचवर्षीय योजना बना लिया गया, किसी कोई एक टारगेट रख लिया गया कि भाई गरीबी हटानी है या एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक क्या नाम है 5 साल का टारगेट रख लिया गया। तो यही ये सोवियत संघ से ही लिया गया था हमारे देश में, सोवियत संघ ये सारी चीज़ें पहले से कर रहा था, इसलिए इसको सोवियत संघ का ढांचा कहा जाता है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू इसको अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने ये विकास के लिए ये अपनाया। फिर देखिए आज़ाद भारत में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षतावाद को स्थापित किया, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा वो रहा कि भाई जो देश है वो सेकुलर रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा और समाजवाद। हमारे देश में मिक्स इकोनॉमी थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ साथ ही इसमें समाजवादी व्यवस्था थी कि भाई समाज का जो है विकास होना जरूरी है, संपूर्ण समाज का विकास होना जरूरी है। ये ना हो कि सिर्फ अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब है होता जाए। इसलिए यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने समाजवादी व्यवस्था जो है मिश्रित व्यवस्था होने के बाद भी समाजवाद को अपने ध्यान में रखा था। फिर देखिए आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, योजना आयोग का गठन किया। तो भाई पंचवर्षीय योजनाएं बनानी है, 5 ईयर प्लान बनाना है, तो उसके लिए योजना आयोग बनाया गया और विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो शुरू से ही आधुनिकतावादी थे, वो आधुनिक विचारधारा के थे, इसलिए उन्होंने शुरू से ही विज्ञान वगैरह की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रखा था। और उनकी जो विदेश नीति थी वो विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इससे पहले आप अगर फर्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपने गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम पढ़ा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में लिया गया, ठीक है। अगर क्योंकि वो किसी भी गुट में अगर जुड़ जाता हमारा देश, तो क्या होता कि हमें जो सुपर पावर्स थे, जो शक्तिशाली देश थे, उनकी सुननी पड़ती, जैसे अमेरिका या क्या नाम है रसिया, सोवियत संघ, ठीक है। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष देश, अपने देश को गुट निरपेक्ष रखा, इससे बहुत ज़्यादा देश को बेनिफिट मिला, ठीक है, जिससे हमारे विकास हम हमारे अनुसार कर सके। हम दूसरों के उसमें नहीं रह कि वो हमसे ऐसा करवाएगा तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। और 1955 में नेहरू जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये सरदार कह रहा हूँ, ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान था भारत निर्माण में। अब देखिए विभाजन की विरासत, तो विभाजन से हमें क्या क्या मिला। सबसे पहली बात शरणार्थियों की चुनौती। जो लोग मान लीजिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ गए या पाकिस्तान के एरिया में वो एकदम से ही भारत में भाग के आए, तो उनको कहाँ रखा जाए, एक नई चुनौती आई। उनके लिए जगह कहाँ बनाई जाए, उनके लिए घर का निर्माण कहाँ किया जाए, तो एक शरणार्थियों की चुनौती है। फिर अब पुनर्स्थापना मतलब वही है कि उनको स्थापित कहाँ किया जाए, ठीक है। कश्मीरी मुद्दा सामने आया कि जो आज के टाइम भी बना हुआ है पाकिस्तान के साथ हमारा, कि भाई कश्मीर के लिए लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, आतंकवाद फैला रहता है, ठीक है। तो कश्मीरी मुद्दा एक ये हमें विभाजन की एक विरासत के रूप में मिला कि पाकिस्तान के साथ हमारी किस चीज़ के लिए तनातनी बनी रहती है, ठीक है। तो जो पाकिस्तान के साथ तनातनी बनी रहती है चीज़ों के लिए, वो हमारा विभाजन का विरासत है। अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान हमारे ही देश में होता, ठीक है। तो अब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया है, तो उनसे हमारी कई सारे मुद्दों पर तनातनी बनी रहती है, वो हमारी विभाजन का विरासत है, ठीक है। उसका देखिए राज्य के पुनर्गठन की समस्या। अब क्या हुआ कि भाई एक समय आया कि भाई राज्यों को पुनर्गठन करने की डिमांड की जाने लगी कि भाई राज्यों को फिर से पुनर्गठित किया जाए, एक सीमा निर्धारित किया जाए। अब राज्यों को पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि देखो औपनिवेशिक काल में प्रांतों की सीमाएं अलग अलग थी, सभी सीमाएं अलग अलग थी, बाद में सब जुड़ गए भारत में। और ब्रिटिश सरकार ने जिन क्षेत्र को जीता उसे नया प्रांत घोषित किया, जिस भी क्षेत्र को जीते जाते थे उसे नया प्रांत कर देते थे और उसका एक नया नाम दे देते थे, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने कर रखा था। अब क्या हुआ, हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस जो सीमांकन किया गया है उसको बिल्कुल अलग कर दिया, पूरे भारत को अखंड भारत कर दिया गया
कि भारत जो है ऐसे रहा। 1920 में नागपुर अधिवेशन में ऐसा सारा कुछ हुआ। उसके देखिए पुनर्गठन की प्रक्रिया क्या क्या रही। केंद्रीय सरकार ने राज्य के पुनर्गठन को स्थापित कर दिया था। अब एक राज्य पुनर्गठन जो है उसको स्थगित कर दिया गया कि भी अभी पुनर्गठन नहीं होगा, ठीक है। परंतु उसे हुआ कि केंद्रीय सरकार के फैसले को जो स्थानीय नेता थे, जो क्षेत्रीय नेता थे, उन्होंने चुनौती दी, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और मद्रास में सबसे पहले तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध भड़का कि भाई सबसे पहले मद्रास में भड़कना शुरू हुआ जो तेलुगु भाषी थे कि भाई हमें सीमांकन किया जाए, हमारे राज्य की एक सीमा निर्धारित किया जाए। और आंध्रा आंदोलन ने मांग की कि भी तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, कांग्रेस के एक नेता थे पोटी श्री रामुलु अनिश्चित काल भूख हड़ताल में बैठ गए और उनका क्या होता है 56 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो श्री रामुलु थे उन्होंने पुनर्गठन के लिए भाई 56 दिनों तक भूख हड़ताल और 56 दिन जो है 56वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इससे क्या होता है पूरे देश में हर तरफ जो है आगजनी वगैरह शुरू हो जाती है, हर तरफ जो है हड़ताल और एक तरह से चीज़ें जलाई जाने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और 1952 के दिसंबर में सरकार को झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश नामक राज्य बनाने की घोषणा की। अब देखिए एक राज्य बन गया है तो बाकी जो क्षेत्रीय नेता वो तो चुप रहेंगे नहीं, उन्होंने भी डिमांड करनी शुरू कर दी भाई हमारे क्षेत्र का भी क्या किया जाए, सीमांकन किया जाए। तो अब क्या करेगा भाई, सरकार को तो झुकनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने क्या करा कि सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और राज्य पुनर्गठन आयोग का काम था कि भाई सीमांकन वगैरह निश्चित करना, ठीक है। और उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1956 में 3 साल बाद, जिसके कारण 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हमारे देश में। तो शुरू में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। बस ये चैप्टर यहीं तक है, ये खत्म होता है। तो मुझे विश्वास है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।